नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया बच्चों। क्या स्टार्ट किया? एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 12 मार्च 2024 को, जो बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, तो उसके लिए जो है ना आपके टोटल 10 चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस में। तो पूरे 10 चैप्टर का जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज के अनुसार मैंने आपको जो 6 चैप्टर है ना आपके, यानी 6 वीडियो जो है मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप क्या करना कि आप जो आप मेरे हमारे चैनल पर जाकर विजिट करना, ठीक है। जब आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट का, ठीक है बच्चों। प्ले लिस्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। उस प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना तो उसमें आपको हमारे सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे जो भी ये बोर्ड एग्जाम से संबंधित है वो, ठीक है, फिजिकल के। तो देखो, हमने इससे पहले मैंने आपको 6 चैप्टर जो कंप्लीट करवा दिया है और आज के इस वीडियो में 7वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें, ठीक है। 7वां चैप्टर है बच्चों हमारा, इसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें, ठीक है। और 12 मार्च 2024 का जो आपको पेपर होगा बच्चों, उसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका वीडियो, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक है। और ये बच्चों एक तरह से रिवीजन वीडियो, ठीक है। यानी इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरा जो आपका कंप्लीट चैप्टर है ना वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक रिवीजन वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार वीडियो को। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ, ठीक है। शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ क्या है, यानी जो शरीर क्रिया विज्ञान है इसका अर्थ क्या है। चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों? दोबारा चैप्टर का नाम पढ़ो ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो, चैप्टर का नाम ही हमारा शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। तो इस चैप्टर में बच्चों आप यही पढ़ोगे, जो शरीर क्रिया विज्ञान है इसका अर्थ क्या होता है और खेल में हमें कौन कौन सी चोटें लग सकती हैं और उन चोटों का क्या उपाय है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। आप चैप्टर नाम को ध्यान रखना, फिजिकल बहुत ज्यादा ईजी होता है, बस आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखो बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी इस चैप्टर का नाम ही है बच्चों शरीर क्रिया विज्ञान। तो क्यों ना पहले हम यही समझते हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखो, वह विज्ञान जिसमें शरीर की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करा जाता है, ठीक है। यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम शरीर की सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखो, नाम ही क्या, शरीर क्रिया विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान। देखो, शरीर यानी शरीर, क्रिया यानी क्रिया, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें जो हम शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो मनुष्य खाना खाता है, मनुष्य कैसे चलता है, ठीक है, मनुष्य कैसे सोता है, मतलब मनुष्य की जो भी शरीर की क्रिया होती है ना, जब हम उनका अध्ययन करते हैं ना तो उसी को हम शरीर क्रिया विज्ञान कह देते हैं, ठीक है। आप देखो बच्चों, शारीरिक पुष्टि के घटक, जो शारीरिक पुष्टि, शारीरिक यानी शरीर से जुड़ा पुष्टि का मतलब बच्चों ये होता है। देखो, एक मनुष्य का शरीर होता है, ठीक है। तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ है कि नहीं, उसके 4 मतलब घटक बताए गए हैं। यदि मनुष्य के अंदर ये चारों चीज होंगी ना तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा। तो शारीरिक पुष्टि के घटक का अर्थ ये है बच्चों कि जो शरीर है, और पुष्टि यानी मतलब संतुष्टि होना, ठीक है। मतलब शरीर जो है मनुष्य का स्वस्थ है कि नहीं वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो ये 4 घटक है, इन 4 घटक के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ है कि नहीं। तो बच्चों, शारीरिक पुष्टि के आपको टोटल 4 घटक है। पहला आपका है शक्ति, दूसरा आपका है गति, तीसरा आपका है सहन क्षमता और चौथा है बच्चों आपका लचक, ठीक है। इन चारों को आगे बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही ज़्यादा आसान नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आप जानते हो हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है? टोटल आपके 4 घटक थे बच्चों, शक्ति, गति, सहन क्षमता और लचक। तो सबसे पहले हम समझते हैं शक्ति के बारे में, ठीक है। देखो, किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है। मान लो कोई प्रतिरोध है, यदि मनुष्य उसका सामना कर लेता है ना तो उसको हम कहते हैं शक्ति। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पावर। शक्ति आप सभी जानते हो कि मतलब मनुष्य की शक्ति होती है, ठीक है। देखो, क्या इसका अर्थ, परिभाषा क्या है कि किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं। जैसे मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, ये इन कार को जो धक्का मार रहे हैं, ठीक है, इनकी मांसपेशी, इसकी शरीर से बल उत्पन्न हो रहा है, मतलब शक्ति तो लग रहा है ना, ये प्रतिरोध है। ये कार क्या बच्चों, एक प्रतिरोध है, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। और जब मनुष्य इस कार को धक्का मारेगा तो ये कार आगे की ओर मूव करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि किसी प्रतिरोध, यानी ये कार एक प्रतिरोध के रूप में है और उसके जो मांसपेशी, जो मनुष्य का जो हाथ है, शरीर है, वो धक्का मार रहा है तो ये आगे बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, मान लो जिस मनुष्य के अंदर
ज्यादा शक्ति होगा, ठीक है, तो वो जो है उसके अंदर कहने की जो है वो जो ज्यादा कार को धक्का मार पाएगा, ठीक है। शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी मनुष्य के लिए, ठीक है। समझ गए आप शक्ति के बारे में? तो बिल्कुल इजी परिभाषा है, किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं। सीधा सा बात है बच्चों, मान लो कार प्रतिरोध है, मनुष्य ने धक्का मारा तो ये आगे बढ़ा, ठीक है, ये शक्ति है, ठीक है। समझ गया आप? मैंने आपको बहुत ही आसान वे में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसलिए वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें। आप देखो समझते हैं हम कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। अब आप समझो इस लाइन का अर्थ समझो पहले, ठीक है। देखो शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी ऐसे कारक जो शक्ति को निर्धारित करेंगे। जैसे मान लो दो मनुष्य आपके सामने, ए नाम का मनुष्य है और बी नाम का मनुष्य है। आप कैसे पता कर सकते हो? मतलब मान लो ए नाम का और बी नाम का मनुष्य है। अब मान लो ए नाम के मनुष्य में जो शक्ति जो है वो कम है, शक्ति कम है, और बी नाम में जो है जो मनुष्य उसका शक्ति ज्यादा है, ठीक है। तो शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी ऐसे कौन से कारक है जो व्यक्ति के शक्ति को निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो ऐसे कौन से कारक है जो मतलब ये कारक यदि मनुष्य के अंदर होंगे ना तो उनकी शक्ति बहुत ज्यादा अधिक होगी, ठीक है। पहला कारक है बच्चों आपका शारीरिक भार। आप इसको ऐसे याद करो ना कि मतलब ऐसे कौन से कारण है जिससे मनुष्य की अधिक शक्ति होगी। जैसे मान लो आपके सामने एक उदाहरण दूं, मान लो एक दुबला पतला इंसान है और एक हट्टा कट्टा इंसान है, तो क्या है, जो हट्टा कट्टा इंसान है वो कार को अच्छे धक्का मार पाएगा और दुबला पतला जो अच्छे से धक्का नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये शक्ति का फर्क है। पतले इंसान में शक्ति कम होती है और मोटे इंसान में शक्ति ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट आपका बन जाएगा शारीरिक भार, यानी व्यक्ति का भार, शरीर का जो वजन है ना वो जितना ज्यादा अधिक होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा शक्ति विद्यमान हो जाएगी। दूसरा आपका बच्चों मांसपेशियों का आकार। मतलब देखो इसमें क्या है ना कि जैसे मान लो किसी मनुष्य का हाथ पांव बड़ा होता है, मांसपेशी उसकी बड़ी होती है तो वो जो शक्ति ज्यादा लगा पाएगा, ठीक है। मांसपेशियों की संरचना, किसी व्यक्ति की हाइट लंबी होती है, और गामा की इकाइयों की संख्या। इन चारों को हम आगे विस्तार से समझने वाले हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक जो है ये चार है, ठीक है। आगे समझते हैं बच्चों। देखो पहला बच्चों आपका शारीरिक भार, यानी कि बॉडी वेट, यानी जो मनुष्य का जो शरीर होता है ना उसका एक वेट होता है, आप सभी को पता है वेट होता है, ठीक है। शारीरिक जो भार है ना, देखो जिस व्यक्ति का शारीरिक भार जितना अधिक होगा उसकी शक्ति भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। मान लो एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति का वजन है 40 किलो और बी नाम के व्यक्ति का वजन है 90 किलो, और इस कार को मान लो धक्का मारना है, तो आप ही बताओ कौन सा जो व्यक्ति है वो ज्यादा धक्का मार पाएगा। जाहिर सी बात है जो बी नाम का व्यक्ति यानी 90 किलो वाला, ये कार को अच्छी तरीके से धक्का मार पाएगा और कार जो है आगे भी बढ़ जाएगी। यानी पहला पॉइंट तुम्हारा ये बन जाएगा कि जिस व्यक्ति का शारीरिक भार जितना अधिक होगा उसके अंदर शक्ति भी उतनी अधिक होगी। समझ गए आप इसका अर्थ? ठीक है। देखो बच्चों फिजिकल को ना आपको समझना पड़ता है, रटो मत, टॉपिक को देखो समझो, बहुत ही इजी है। अगर दूसरा हमारा टॉपिक है मांसपेशियों का आकार, ये भी शक्ति को निर्धारित करता है, ठीक है। देखो जिस व्यक्ति का मांसपेशियों का आकार जितना बड़ा होगा उसकी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। मान लो दो नाम के व्यक्ति हैं, ए नाम और बी नाम के। ए नाम का जो व्यक्ति है इसकी मांसपेशी का जो आकार है बहुत ज्यादा, मतलब कम आकार, छोटा आकार का है, और बी नाम का व्यक्ति का मांसपेशियों का आकार जो ज्यादा है यानी बड़ा आकार का है, तो जाहिर सी बात है जो बी नाम का व्यक्ति है उसके अंदर शक्ति ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गया आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यही का इसका मतलब टॉपिक का मतलब बच्चों यही है ना कि यही आपसे पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन से कारक ऐसे जिससे मनुष्य की शक्ति बढ़ सकती है, तो बस आप ऐसे याद रखना, ठीक है। मांसपेशियों की संरचना, मतलब मनुष्य का जो शरीर है उसकी बनावट कैसी है, ठीक है। देखो जिस व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना आकार में बड़ी हो, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की हाइट लंबी है, हट्टा कट्टा है, तो उसके अंदर ज्यादा शक्ति होगी, उस व्यक्ति की शक्ति भी उतनी अधिक होती है। मतलब जिस व्यक्ति की मांसपेशी की जो संरचना होती है वो आकार में जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसके अंदर शक्ति भी उतनी ज्यादा अधिक आपको देखने को मिल जाएगी। अगला बच्चों आपका गामक इकाइयों की संख्या, ठीक है। गामक इकाइयों की संख्या, इसको समझते देखो जिस व्यक्ति में गामक इकाइयों की संख्या जितनी अधिक होगी, मतलब देखो जिस व्यक्ति में गामक इकाइयों की संख्या, गामक इकाई का मतलब ये होता है बच्चों कि देखो मनुष्य का शरीर जो होता है ना वो किससे मिलकर बनता है, तो कोशिका से। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 8वीं और 9वीं क्लास में आता है, कोशिका से मनुष्य का शरीर मिलकर बनता है। तो ये कोशिका किससे बनती है, तो ये गामक इकाई, छोटी छोटी जो इकाइयां होती है उनसे मिलकर बनती है। तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर जो गामक इकाइयों की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी कोशिका अच्छे से बनेगी, और कोशिका अच्छे से बनेगी तो शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए आप? ठीक है। अब बच्चों आपका आता है दूसरा, आता है कारक शारीरिक पुष्टि घटक, वो है गति, ठीक है। आपने शक्ति को समझा, शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक समझा। आपसे बच्चों कोई चार है ना, इसमें से एक 100% आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखो गति, गति समझते हैं। देखो क्या है गति का अर्थ, कि कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना गति कहलाता है। देखो गति का अर्थ ये होता है कि कम से कम समय में आप जितना ज्यादा दूरी तय करोगे ना, वो आपकी गति कहलाएगी। जैसे मान लो ये रोड है, ये ठीक है, रोड पे मान लो ए नाम का व्यक्ति है एक, और एक जो आपका बी नाम का व्यक्ति है, ये दोनों चलना स्टार्ट किए। अब ये मान लो धीरे धीरे चल रहा है और ये स्पीड में दौड़ के चल रहा है, तो देखो जो मतलब कम से कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेगा, हम उसको कहेंगे उसके अंदर गति है। समझ गया? मतलब किसी भी काम को कम से कम समय में यदि आप करते हो, ठीक है, तो वो आपकी गति कहलाती है। अब इसी प्रकार से आपका आता है गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी ऐसे कौन से कारक है जो मनुष्य के अंदर गति को निर्धारित करेंगे। मतलब यदि मनुष्य के अंदर ये कारक विद्यमान होगा तो उसकी गति अधिक होगी, यदि कारक विद्यमान नहीं होगा तो उसकी गति अधिक नहीं होगी। तो बच्चों आपके 5 कारक इसमें बनते हैं, ठीक है। पहला आपका है स्नायु संस्थान की गतिशीलता, दूसरा आपका है मांसपेशियों की संरचना, तीसरा आपका है विस्फोटक शक्ति, चौथा आपका है उपाच्य शक्ति, और पांचवा आपका है लचक। इन सबको आगे समझते हैं। देखो पहला आपका है स्नायु संस्थान की गतिशीलता। इसमें क्या है बच्चों, कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियां भी तेज गति से जो है संकुचित तथा शिथिल होती है, ठीक है। मांसपेशियों के इसी संकुचन तथा शिथिलन को स्नायु संस्थान की गतिशीलता कहा जाता है। मतलब मान लो कोई मनुष्य बहुत तेज गति से दौड़ता है ना, तो उसकी मांसपेशियां क्या होती है, वो संकुचित होती है और शिथिल हो जाती है। तो मांसपेशियों जो इसी संतुलन और जो शिथिल है, इसको जो है ना हम स्नायु संस्थान की गतिशीलता कहते हैं। और यदि जब किसी व्यक्ति की स्नायु संस्थान की गतिशीलता जितनी अधिक होगी, उसके अंदर गति भी उतनी अधिक होगी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर जो स्नायु संस्थान की जो गतिशीलता है वो ज्यादा होगी, तो उसके अंदर शक्ति भी ज्यादा होगी, सॉरी गति भी ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगी। अगला आपको बच्चों मांसपेशियों की संरचना, ठीक है। जिस व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना जो है आकार में बड़ी होती है, उस व्यक्ति के अंदर गति भी अधिक होती है। जैसे मान लो कोई लंबे लंबे लोग होते हैं, हट्टे कट्टे, तो क्या उसको जो लंबे लंबे लोग होते हैं जिसकी मांसपेशियां अच्छी मतलब बड़ी सी होती है, तो उनकी शक्ति गति ज्यादा होती है, वो दौड़ दौड़ के काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, ठीक है। अगला बच्चा आपका विस्फोटक शक्ति, ठीक है। विस्फोटक शक्ति ये क्या, देखो शक्ति का विस्फोट करना विस्फोटक शक्ति कहलाता है। देखो शक्ति, विस्फोटक शक्ति का अर्थ ये होता है बच्चों कि एक ही बार में शक्ति को लगा देना। आप जैसे मान लो, अर्थात एक बार में पूरी शक्ति को लगा देना विस्फोटक शक्ति कहलाता है। इससे गति में वृद्धि होती है। जैसे मान लो ये रेस हो रहा है, ये रेस मान लो आपका ये रोड है, इस पर आपका रेस हो रहा है। एक ए नाम का बच्चा है, एक बी नाम का बच्चा है, दोनों ये स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, ए और बी खड़े हैं। अब जैसे यहाँ पे सी नाम का व्यक्ति बोलेगा भागो, तो पूरी शक्ति मतलब पूरे शरीर की शक्ति को एक बार लगा करके और फुल गति से भागना, इससे क्या होगा, इससे भी गति में वृद्धि देखने को आपको मिल जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं विस्फोटक शक्ति। अगला बच्चा आपका है उपाच्य शक्ति। तीव्र गति से कार्य करने के लिए मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमें बहुत ज्यादा स्पीड में काम करना है तो मांसपेशियों को बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और यदि व्यक्ति की उपाच्य शक्ति कम हो तो मांसपेशियों में एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी कहते हैं, और क्रिएटिन फॉस्फेट, जिसको हम सीपी कहते हैं, की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति गति में कमी आ जाती है। यानी कि आप यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे आप ये समझे कि तीव्र गति से कार्य करने के लिए मनुष्य को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यदि व्यक्ति की उपाच्य शक्ति कम हो, मतलब उपाच्य शक्ति उसके अंदर कम होगी ना, तो व्यक्ति के अंदर गति कम हो जाएगी, ठीक है। और उपाच्य शक्ति यदि अधिक होगी तो उसके अंदर जो है जो गति है वो अधिक आपको देखने को मिल जाएगी। अगला है बच्चों आपका लचक, ठीक है। लचक का अर्थ होता है, देखो पहले आप लचक का अर्थ समझो। लचक का अर्थ होता है शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना। जैसे मान लो आपके शरीर में जोड़ते हैं, हाथ पांव, योगा करना, मतलब लचक क्या है कि आपका मतलब शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और जिस व्यक्ति में लचक अधिक होगा उसकी शक्ति भी, उसकी गति भी उतनी अधिक होगी। जाहिर सी बात, मान लो कोई लचीला व्यक्ति है वो ज्यादा तेजी से दौड़ पाएगा, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आता है आपका सहन क्षमता। आपने 2 कारक पढ़ा, क्या पढ़ा, शक्ति पढ़ा पहले आपने, और फिर आपने गति को पढ़ा। आप तीसरा पढ़ोगे सहन क्षमता के बारे में, ठीक है। पहले तो हम सहन क्षमता का अर्थ समझते हैं, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में इंडोरेंस भी कहते हैं। देखो थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। देखो मान लो ये जो महिला है दौड़ रही है, रनिंग कर रही है, तो मान लो ये एक पॉइंट पे थक जाती है, ठीक है। यदि आप थकने के बावजूद भी किसी कार्य को जारी रखते हो ना, मतलब आप थक चुके हो लेकिन फिर भी आप दौड़े जा रहे हो, तो क्या ये आपकी सहन क्षमता है। देखो नाम ही इसका सहन क्षमता, नहीं सहने की क्षमता।
मान लो आप थकावट आपको हो गई है, तभी थकावट के बाद जो आप भी मतलब सहन करके जो दौड़ रहे हो, तो क्या ये आपके अंदर सहन क्षमता को दिखाता है। ठीक है, समझ गए आप? सहन क्षमता के बारे में सीरियस अर्थ है कि थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। मान लो ये महिला दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर थकने के बाद ही चल रही है, तो क्या इनके अंदर सहन क्षमता है, चल पा रही है। ठीक, समझ गए आप? अब देखो, सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी ऐसे कौन से कारक है जो व्यक्ति के सहन क्षमता को निर्धारित करते हैं। पहला आपका एरोबिक क्षमता, दूसरा आपका मांसपेशियों की संरचना, तीसरा आपका लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता, और चौथा आपका मितव्यय गतिविधि तकनीक। ठीक है, ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के अंदर सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, पहला आपका एरोबिक क्षमता। देखो, एरोबिक क्षमता का अर्थ होता है सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्षमता। इसलिए यदि जिस व्यक्ति के अंदर एरोबिक क्षमता होगी तो उसकी जो सहन क्षमता वो अधिक होगी। मान लो व्यक्ति सांस एक मतलब स्पीड से ले पा रहा, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, उसकी सांस फूल नहीं रही, तो क्या आराम से लंबे समय तक दौड़ सकता है। ठीक है, अभी एरोबिक क्षमता ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मतलब कारक होते हैं इसके। देखो, एरोबिक क्षमता के कारक ये 4 प्रकार के इसके कारक होते हैं। पहला आपका होता है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, दूसरा आपका होता है ऑक्सीजन का परिवहन, तीसरा आपका होता है ऑक्सीजन का उपयोग, और चौथा आपका होता है ऊर्जा भंडार। ठीक है, इन चारों को समझते हैं आगे बिल्कुल विस्तार से। पहला आपका ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। देखो, हमारे फेफड़े वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, आप सभी को पता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो वातावरण यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फेफड़े जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, व्यक्ति की एरोबिक क्षमता भी उतनी अधिक होती है। मान लो कि ए नाम का व्यक्ति है, वो सांस ही नहीं ले पाता, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर सहन क्षमता कम होगी। और कोई व्यक्ति सांस अच्छे से ले पाता है तो उसके अंदर जो है सहन क्षमता ज्यादा होगी। इसे टॉपिक है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसकी जो सहन क्षमता है उतनी ज्यादा अधिक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को शरीर में सर्कुलेट करना, बांटना, पहुंचाना। ठीक है, देखो, फेफड़े से रक्त में अवशोषित ऑक्सीजन को कार्यरत मांसपेशियों तक ले जाया जाता है। आप सभी को पता है ऑक्सीजन द्वारा जो मनुष्य जो शरीर का जितना भी कार्य होता है, वहां तक जो है फेफड़े द्वारा जो है रक्त में जो है अवशोषित जो ऑक्सीजन बचा होता है उसको जो है सभी शरीर मांसपेशियों तक ले जाया जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन जितना बेहतर होगा, खिलाड़ी की एरोबिक क्षमता भी उतनी बेहतर होगी। रक्त मतलब जितने अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो पाएगा पूरे बॉडी में, उतना जो है ना, जो है कहने की आपकी जो है सहन एरोबिक क्षमता बढ़ेगी, और एरोबिक क्षमता बढ़ेगी तो जो है आपकी सहन क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगला आपका ऑक्सीजन का उपयोग। मांसपेशियों द्वारा ऑक्सीजन का जितना अधिक उपयोग किया जाएगा उतनी जो है खिलाड़ी की एरोबिक क्षमता बढ़ेगी, और एरोबिक क्षमता बढ़ेगी तो जो है सहन क्षमता बढ़ेगी। अगला बच्चा आपका ऊर्जा भंडार, इसको समझते हैं। देखो, एरोबिक क्षमता मांसपेशियों, ग्लाइकोजन तथा रक्त में शुगर के स्तर पर निर्भर करती है। एरोबिक क्षमता जो है मांसपेशी, ग्लाइकोजन तथा रक्त में शुगर के स्तर पर निर्भर करती है। यदि मांसपेशी ग्लाइकोजन स्तर एक निश्चित स्तर से नीचे आ जाता है तो थकान अनुभव होता है। यदि मनुष्य का मतलब जो मांसपेशी ग्लाइकोजन स्तर है वो एक मतलब फिक्स स्तर से नीचे आ जाएगा ना, तो उसको थकान का अनुभव होगा। लंबी अवधि के क्रियाकलापों या क्रियाओं हेतु मांसपेशियों ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लाइकोजन का भंडारण होना आवश्यक है। मतलब मनुष्य के अंदर ऊर्जा का भंडार होना आवश्यक है। मांसपेशी ग्लाइकोजन है ये होना आवश्यक है। ठीक है, यदि मनुष्य के अंदर ये होगा तो वो जल्दी थकेगा नहीं, और जल्दी थकेगा नहीं तो ज्यादा समय तक कार्य कर पाएगा। तो सहन क्षमता के बारे में पढ़ रहे हो आप, नहीं सहन क्षमता नहीं, थकने के बाद भी इसको सहन करके आगे बढ़ना सहन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब आता है बच्चों मांसपेशियों की संरचना। जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों की संरचना में लाल फाइबर की प्रतिशत अधिक होती है ना, उनके अंदर सहन क्षमता अधिक होगी। मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शरीर में लाल फाइबर जो होता है, लाल फाइबर, उनकी जो मात्रा अधिक होगी ना, तो उनकी कहने की सहन क्षमता आपको अधिक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला बच्चा आपका लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। देखो, इसमें क्या होता है कि तीव्र शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। देखो, मनुष्य यदि तीव्र शारीरिक गतिविधि करता है, मतलब दौड़ता है, भागता है, तो उसके अंदर एक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ना, इस लैक्टिक अम्ल को सहन करने की जो क्षमता है वो मनुष्य के अंदर होना चाहिए। और जिस व्यक्ति में लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता होगी, मतलब जिस मनुष्य में लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता होगी, उस व्यक्ति में सहन क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, आप क्या समझे यहाँ पे? देखो, जब मनुष्य कोई भी तेज गति का कार्य करता है
तो उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यदि मनुष्य उस लैक्टिक अम्ल को सह जाएगा तो उसकी सहन क्षमता में वृद्धि होगी, और सहन क्षमता में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है सहन क्षमता तो मनुष्य की बढ़ेगी। ठीक है, अब आता है बच्चों को मितव्यय गतिविधि तकनीक। ठीक है, मितव्यय ढंग से की गई शारीरिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की कम खपत होती है। इसी कारण किसी भी गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखने के लिए किया जाता है, इसलिए इस व्यक्ति की सहन क्षमता में वृद्धि होती है। आप यहाँ पे समझो, देखो मितव्यय ढंग से की गई तकनीक, यानी कि देखो एक मितव्यय नहीं, फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड यानी एक प्लानिंग, एक योजना के तहत आप तैयारी करोगे ना तो आपका जो है सहन क्षमता में वृद्धि होगा। कैसे, आप आपको समझाते हैं। जैसे मान लो ये 1000 किलोमीटर का जो है, या फिर आप मान लो ऐसे 1 किलोमीटर का एक रेस है। ठीक है, लंबी दौड़, मान लो 1 किलोमीटर का एक रेस है, तो आप शुरुआत में मान लो स्पीड भाग रहे हो, फिर धीरे भाग रहे हो, तो आप थक जाओगे। मतलब मितव्यय ढंग से यानी कि जो है आपको एक निश्चित चाल से जो चलना पड़ेगा। ठीक है, ना ही ज़्यादा तेज ना ही ज़्यादा धीरे, आप एक निश्चित गति से चलोगे और आप इस दूरी को जो है हंसते हंसते पार कर जाओगे। ठीक है, मतलब मितव्यय ढंग से जो आपके मतलब जो है एक प्लानिंग की तरह आपको चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप कभी तेज दौड़ रहे हो, फिर धीरे दौड़ रहे हो, फिर तेज दौड़ रहे हो, ये अब गलत है। आपको जो एक फिक्स स्पीड में दौड़ना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं मितव्यय ढंग गतिविधि तकनीक। ठीक है, अब बच्चों आपका आता है चौथा कारक शारीरिक पुष्टि घटक में लचक। ठीक है, लचक का अर्थ पहले समझो आप कि शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना लचक कहलाता है। देखो मनुष्य का शरीर होता है, ठीक है, शरीर होता है, शरीर में यदि मनुष्य जो है ना उसके जो जोड़ होते हैं, जोड़ समझते हो आप, जैसे मान लीजिए कोहनी का जोड़ हो गया, ये घुटने का जोड़ हो गया, ठीक है, कमर का जोड़ हो गया, गर्दन कंधे का जोड़ हो गया, तो ये जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना। देखो आप इसके परिभाषा याद रखो कि शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना लचक कहलाता है। मतलब मनुष्य का जो जोड़ है ना, इसका मनुष्य जितना ज्यादा विस्तार मतलब जो है इसका विस्तार कर सकता है, इसको फैला सकता है, वो लचक कहलाएगा। जैसे ये देखो, ये जो मनुष्य, ये जो व्यक्ति है, ये जो देखो ये योग कर रहे हैं। ठीक है, योग कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं, देखो अपना शरीर को फैला रहे हैं, ये देखो हाथ को ऐसे पकड़ रहे हैं, मतलब क्या है, अपने अपने जोड़ों का विस्तार कर रहे हैं ना। ठीक है, हर मनुष्य तो ऐसा कर नहीं सकता, तो ये अपने जोड़ों का विस्तार कर रहे हैं कि इनके अंदर लचक जो है बहुत ज्यादा है। अब देखो लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी ऐसे कारक जो है वो लचक को निर्धारित करेंगे। ठीक है, पहला आपका मांसपेशी शक्ति, दूसरा जोड़ों की बनावट, तीसरा आयु तथा लिंग, चौथा मांसपेशी खिंचाव, और चौथा पांचवा वातावरण, और छठा चोट। ठीक है, समझते बारीकी से। देखो मांसपेशी शक्ति, अधिक मांसपेशी शक्ति के कारण लचक में वृद्धि होती है। मतलब देखो जिस मनुष्य के मांसपेशियों में जितनी ज्यादा शक्ति होगी उसके शरीर में लचक भी ज्यादा होगी और वो जो है व्यायाम भी अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अगला आपका जोड़ों की बनावट, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं, आप सबको पता है, जैसे कोहनी का जोड़ हो गया, कंधे का जोड़ हो गया, घुटने का जोड़ हो गया, इसलिए कुछ जोड़ों में लचक अधिक होती है। मान लो घुटने का यहाँ का जो जोड़ आपको अधिक जो है लचक मिलेगा, हाथ के जोड़ में थोड़ा कम लचक मिलेगा, कंधे के जोड़ में कम लचक मिलेगा। ठीक है, मतलब देखो मानव शरीर में जो है जोड़ बहुत सारे होते हैं, तो जोड़ों की बनावट, मान लो कोई कोई जोड़ ऐसा होता है जहाँ पे लचक आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे घुटने का जोड़ हो गया, आप पाँव को बहुत ज्यादा मोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आयु तथा लिंग, देखो एक उम्र के अनुसार भी आपके अंदर लचक होगी। ठीक है, और लिंग के अनुसार, नहीं आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, देखो आयु तथा लिंग के आधार पर भी लचक में परिवर्तन दिखता है। जैसे मान लो एक बच्चा है 18 साल का और एक आदमी है 60 साल का, तो ज्यादा लचक जो है ना आपको 18 साल के बच्चे में दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी उम्र 18 साल है, अभी अभी मतलब जवान टाइप का है। ठीक है, और 60 साल में क्या है कि मतलब एक अवस्था, मतलब वृद्धावस्था में लोग आ जाते हैं, तो उसमें जो लचक कम हो जाता है। और लिंग यानी कि जो मेल है या फीमेल, ठीक है, ज्यादातर जो है ना लचक वो फीमेल में देखा जाता है। ठीक है, जो लड़कियां होती है उनमें लचक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मांसपेशी खिंचाव, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि न करने के कारण मांसपेशियां छोटी हो जाती है। मान लो कोई व्यक्ति जो है सोए रहता है, काम ज्यादा नहीं करता, तो उसकी मांसपेशियां जो है वो छोटी हो जाती है, जिसके कारण जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना सीमित हो जाता है। मतलब मांसपेशी छोटी हो जाएगी तो जोड़ों का अधिकतम विस्तार जो वो नहीं हो पाएगा, और इससे जो है ना व्यक्ति के लचक में कमी आती है। अब मांसपेशी छोटी हो जाएगी, अगर सारी गतिविधि ना करेंगे तो जो है मांसपेशी छोटी हो जाएगी, जिस कारण जो है ना वो जोड़ों का विस्तार नहीं कर सकेंगे, और जब जोड़ों का विस्तार ही नहीं होगा तो लचक में वृद्धि नहीं हो सकती। अगला बच्चों आपका वातावरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक तापमान अर्थात गर्म वातावरण में रहने से व्यक्ति की लचक में वृद्धि होती है। देखो 2 महीना होता है, मतलब 2 एक ऋतु आप मान सकते हो, मेन जो होता है वो तो आपका एक तो गर्मी होगा, ठीक है, और दूसरा आपका होगा सर्दी। ठीक है, तो सर्दी में आप सबको पता है, आप बहुत सारे लोग जो है मतलब सर्दी में जो है ज्यादा कपड़े पहनना पड़ता है, टोपी पहनो, फिर ये स्वेटर पहनो, मतलब बहुत ज्यादा पहनना पड़ता है। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हो और सर्दी का माहौल भी अलग होता है, वातावरण अलग होता है, तो उसमें आपका जो मांसपेशी है ना वो सिकुड़ से जाता है, ठीक है। और गर्मी क्या है, खुला दिन है, आप सिंगल मतलब कपड़े में भी रह सकते हो, ज़्यादा कुछ आपको पहनना नहीं है, तो क्या है गर्मी में आप जो आप अपना जो योगा अच्छे से कर सकते हो। इसलिए ज़्यादातर जो योग होते हैं ना वो गर्मी के समय में किए जाते हैं, जबकि कम तापमान अर्थात ठंडा वातावरण में रहने वाले व्यक्ति की लचक में कमी आती है। ठंड में आपको पता है सब लोग सिकुड़े रहते हैं, मतलब उनका हाथ मतलब वो ठंड से रहता है पूरा, मतलब ज़्यादा वो जो है अपने शरीर में जोड़ों का विस्तार नहीं कर सकते ठंड के समय में, ठीक है। लेकिन गर्मी में जो है वो अपने जोड़ों का विस्तार कर सकते हैं। अब बच्चों आपका चोट, ठीक है। अब मान लो किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसके हाथ में चोट लग गया, तो वो उस हाथ में जो है ना उस हाथ को ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में चोट लग चुका है, तो वहां से जो है ना वो विस्तार नहीं कर सकता। तो देखो उत्तकोल तथा मांसपेशियों की चोट के कारण व्यक्ति के लचक में कमी आती है। मान लो किसी व्यक्ति को हाथ में चोट लग गया, पाँव में चोट लग गया, तो चोट के कारण जो है ना मनुष्य उस हाथ को विस्तार नहीं कर सकता, तो उसकी जो है लचक में कमी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। यानी देखो इसका पहले अर्थ समझो। देखो मेरा मोटिव ये है कि आपको जो है चैप्टर को रटवाना नहीं है, आपको चैप्टर को समझाना है। मेरे आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके अंदर एक मतलब एक उत्साह सा होगा कि आप खुद ही कमेंट करोगे हाँ मेरा आप जो है फायदा हुआ आपकी वीडियो देखने से। मतलब मेरा मकसद ये है, ठीक है, आपको समझाना। इसलिए मैंने जो है आपके भाषा में बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से जो है आपके लिए नोट्स बना रखा है ताकि आप इसको पढ़ो और समझो। देखो क्या टॉपिक है, हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। यानी ऐसे कौन से प्रभाव है जो हम व्यायाम करेंगे तो जो हमें हृदय पर देखने को मिलेंगे। इसका और आसान शब्द में बताऊं आपको अर्थ। देखो कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसको क्या क्या लाभ पहुंचे, किस पे, तो हृदय वाहिका तंत्र, जो मनुष्य का हार्ट होता है, जो दिल होता है, उस पे क्या क्या लाभ पहुंचेगा व्यायाम करने से। देखो ये जो महिला है ये व्यायाम कर रही है, तो इनके व्यायाम करने से इनके हृदय पर क्या क्या लाभ, आपको क्या क्या प्रभाव, क्या क्या लाभ जो है आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक का अर्थ ये समझते हैं, ठीक है। देखो हृदय वाहिका तंत्र में व्यायाम के दो प्रभाव होते हैं, दो प्रकार से। पहला आपको होता है व्यायाम के तात्कालिक प्रभाव, यानी एक ऐसे प्रभाव होते हैं जो आपको तुरंत देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्या है कि हृदय गति में कमी, आपकी जो हार्ट बीट है उसमें कमी आएगी। सामान्य तौर पर मनुष्य का जो हृदय होता है वो आराम की दशा में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। यदि मनुष्य का हृदय आराम की दशा में तो 72 बार प्रति मिनट धड़केगा, जबकि एक खिलाड़ी का हृदय 28 से 40 धड़कन प्रति मिनट तक होती है। नियमित रूप से व्यायाम करने के परिणामस्वरूप जो है इतना कार्यकुशल हो जाता है कि केवल 42 बार प्रति मिनट धड़कने से भी सारे मांसपेशियों में रक्त की पूर्ति कर देता है। मतलब देखो इसमें ये है ना, पहला क्या है हृदय गति में कमी, आपका जो हृदय गति जो हार्ट बीट है ना वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, जब आप व्यायाम करोगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा आपका तात्कालिक प्रभाव में स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। इसको समझते देखो व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के बढ़ने के अनुरूप ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं नीले से निकलने वाले रक्त की मात्रा, इसको हम स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है, यानी इसको हम स्ट्रोक आयतन कहते हैं। इसमें जो आपकी वृद्धि हो जाएगी। और एक सामान्य व्यक्ति का विश्राम की अवस्था में स्ट्रोक आयतन जो होता है वो 50 से 70 जो मिलीमीटर होता है, मिलीलीटर होता है प्रति धड़कन रहता है, जबकि तीव्रता वाले व्यायाम के समय यह 110 से 150 मिलीलीटर प्रति धड़कन तक बढ़ जाती है, ठीक है। अतः नियमित रूप से व्यायाम करने से स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है। यदि कोई मनुष्य डेली व्यायाम करेगा तो उसके स्ट्रोक आयतन में वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा आपका बच्चों कार्डिक आउटपुट में वृद्धि, ठीक है। हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा कार्डिक आउटपुट कहते हैं। देखो हृदय जो होता है मनुष्य का हृदय, उसके द्वारा जो प्रति मिनट में जो पंप किए गए जो रक्त की मात्रा होती है ना उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। विश्राम की अवस्था में एक सामान्य व्यक्ति का कार्डिक आउटपुट जो होता है वो लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का जो कार्डिक आउटपुट है वो 20 से 40 लीटर प्रति मिनट तक हो जाता है, समझे। मतलब आपकी कार्डिक आउटपुट में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी व्यायाम करने के दौरान। चौथा आपका है रक्त प्रवाह में वृद्धि, आपका रक्त जो है वो अच्छी तरीके से प्रवाह हो पाएगा, ठीक है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति के शरीर में रक्त का प्रवाह जो है बहुत तेज होता है, ठीक है। पांचवा है आपका रक्तचाप में वृद्धि, जो आपका रक्तचाप है इसमें वृद्धि होगा। व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति में वृद्धि कारण रक्तचाप में वृद्धि होती है। यदि व्यायाम नियमित रूप से किया जाए तो रक्तचाप का स्तर जो है वो नियमित आपका हो जाएगा। अब बच्चों आपका हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के दीर्घकालीन प्रभाव, मतलब ऐसे कौन से प्रभाव है जो आपको लाइफ टाइम देखने को मिलेंगे यदि आप व्यायाम करते हो तो। पहला आपको प्रभाव मिलेगा, पहला आपको लाभ होगा मांसपेशियों के आकार तथा शक्ति में वृद्धि, आपकी मांसपेशियां बढ़ेगी, आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, ठीक है। हृदय की कार्यकुशलता में कमी, आपको जो हृदय का कार्यकुशलता आपका अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। और हृदय रोगों में कमी, आपको जो है दिल की बीमारी कभी नहीं होगी।
और जो है रक्त प्रवाह में वृद्धि, आपका जो है रक्त प्रवाह अच्छी तरीके से हो पाएगा पूरे शरीर में, और नियमित रक्तचाप, ठीक है, आपका जो है रक्तचाप वो नियमित रहेगा, ठीक है, समझ गया। अब बच्चों आप कहते हैं व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव, यानी जो श्वसन तंत्र है इस पर व्यायाम का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको समझना है, ठीक है। नहीं, व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव, ठीक है, यानी लाभ। यदि आप नियमित व्यायाम करते हो तो आपका जो श्वसन तंत्र है ना बच्चों, इसमें आपको क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा ये आपको पढ़ना है, ठीक है, समझ गया आप, ठीक है, समझते हैं इसको, ठीक है। देखो व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव, यदि आप डेली व्यायाम करते हो तो आपको श्वसन तंत्र पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वो समझो। पहला आपको जो प्रभाव यानी लाभ, ठीक है, यानी डेली व्यायाम करने से आपके श्वसन तंत्र पर क्या क्या लाभ पहुंचेगा वो आपको समझना है, ठीक है। पहला आपका लाभ पहुंचेगा कि श्वसन क्रिया दर में कमी, आपकी जो श्वसन क्रिया दर है उसमें कमी आएगी, श्वसन तंत्र की मांसपेशियां मजबूत बनेगी, श्वसन अंगों के आकार में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और श्वसन श्वसन संबंधी रोगों में कमी आएगी, आपको जो है सांस लेने संबंधी कोई रोग नहीं होगा, ठीक है, वायु की मात्रा में वृद्धि, आपके शरीर में वायु की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है। अब बच्चों आज आपको अगला टॉपिक व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव, ठीक है। टोटल आपको बच्चों तीन ही है, देखो पहला आपका व्यायाम का हृदय वाहिका तंत्र पर प्रभाव, दूसरा व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव, और तीसरा आपका व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव। तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव, यानी हम डेली व्यायाम करेंगे तो हमारे मांसपेशी को क्या क्या लाभ पहुंचेगा। पहला लाभ पहुंचेगा बच्चों मांसपेशियों के आकार में वृद्धि, आपके मांसपेशी का आकार में वृद्धि होगी, ठीक है, नई कोशिका का निर्माण होगा, देर से आप थकोगे, मतलब काम अच्छे से आप कर पाओगे, शरीर की आकृति में सुधार आएगा, और अतिरिक्त वसा में कमी, वसा यानी मोटापा, आपके शरीर में जो मोटापा है उसमें कमी आएगी डेली व्यायाम करने से। अब देखो बच्चों इससे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आप पढ़ोगे खेल संबंधी चोटें, ठीक है, चैप्टर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। तो आपने शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, इससे पहले जो भी आपने पढ़ा ना वो शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में था। अब आप पढ़ोगे खेल संबंधी चोटें, यानी खेल संबंधी चोटें का अर्थ क्या होता है पहले आप वो समझो। देखो अर्थात ऐसी चोटें जो खेल खेलते समय लगे, यानी ऐसी चोटें जो हमें खेल खेलते समय लगे उसको हम खेल संबंधी चोटें कहते हैं। नाम ही खेल संबंधी चोटें, यानी ऐसी चोटें जो मनुष्य खेल खेल रहा है उसको लग जाए, ठीक है। देखो ये मनुष्य खेल खेल रहा है, मतलब खिलाड़ी खेल खेल रहा है उसको पाँव में चोट लगे, क्या ये खेल संबंधी चोट है, यानी खेल से जुड़ा हुआ चोट है, ठीक है। अब देखो खेल संबंधी चोटों का कारण, यानी खेल संबंधी में, यानी खेल में चोट लगने के क्या कारण है, मनुष्य को चोट जो है खेल में क्यों लग सकता है, क्या कारण है। पहला कारण है अपर्याप्त गरमाना, जैसे मान लो खेल स्टार्ट होता है उससे पहले आपको एक अपर्याप्त गरमाना होता है, मतलब अच्छे मतलब को पूरा मतलब गरमाना, यानी कि आप सीधे आप खेलने लगे, पहले आपको पूरा वर्जिश करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, ठीक है, तो आप खेलते हो। प्रशिक्षण का अवैज्ञानिक विधि, ट्रेनिंग आपको अच्छे से ना दी गई हो, ठीक है। पुष्टि कमी, पुष्टि यानी कि देखो जो आपने इससे पहले पढ़ा शारीरिक पुष्टि के 4 घटक वो आपके अंदर कम होगा, शक्ति गति सहन क्षमता, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी, आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी, ठीक है, आपके अंदर खाने की कमी होगी। खेल का गलत संचालन, क्या पता खेल ही गलत तरीके से खेला जा रहा हो, इसमें चोट लग सकती है, ठीक है। मतलब चोट लगने के क्या कारण है खेल में वो आपको पढ़ना है। सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी, जो सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कमी होगी तभी आपको चोट लग सकता है। प्रदर्शन का दबाव, यदि आपके ऊपर दबाव है कि आपको अच्छा करना है तभी आपको चोट लग सकता है। अनुचित खेल उपकरण, यदि आप गलत प्रकार के खेल उपकरण का प्रयोग करोगे तो भी आपको जो है चोट लग सकता है। खेल के दौरान लापरवाही, यदि आप खेल के दौरान लापरवाही बरतोगे तो भी आपको चोट लग सकता है। और खेल सुविधाओं की कमी, यदि आपको खेल सुविधा की कमी मिलेगी तो भी आपको चोट लग सकता है। तो ये कुछ कारण थे बच्चों जो है आपके खेल संबंधी चोटों के कारण थे, ठीक है। और जो खेल चोटों का वर्गीकरण, यानी खेल के दौरान जो है आपको कितने प्रकार की चोटें लग सकती हैं वो आपको बताना है। देखो मनुष्य को टोटल 2 ही प्रकार की चोटें लगती है, पहला होता है बाहरी चोट और दूसरा होता है अंदरूनी चोट। देखो बाहरी चोट यानी जो मनुष्य को दिखे, जैसे हाथ कट जाए, पाँव छिल जाए, कुछ भी हो जाए। अंदरूनी चोट क्या है, हड्डी टूट जाए, पाँव टूट जाए, ठीक है, ये अंदरूनी चोट जो दिखे ना। देखो बाहरी चोटें से हमारा तात्पर्य यह है कि ऐसी चोटें जो हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर, जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगती है जिन्हें देखा जाता है। मतलब ऐसी चोटें जो हमारे शरीर के बाहरी से पर लगे और जिन्हें मनुष्य देख सके वो हमारा बाहरी चोट हो जाएगा। और दूसरा हमारा अंदरूनी चोटें, यानी ऐसी चोटें जो मनुष्य के अंदर शरीर में लगे। अंदरूनी चोटें से हमारा आशय है कि ऐसी चोटें जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर लगती है जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे मान लो मनुष्य का पाँव टूट जाएगा, हड्डी में फ्रैक्चर हो जाएगा तो मनुष्य देख सकता है, नहीं देख सकता। यानी मनुष्य का हाथ छिल जाएगा तो मनुष्य देख सकता है, मतलब जिसको मनुष्य देख सकता है चोट को बाहरी रूप से तो बाहरी चोटें हो जाएगा। अंदरूनी जिसको मनुष्य देख ही नहीं सकता, अंदरूनी मतलब जो मनुष्य को दिखे ना, ठीक है। अब समझते पूरा हम खेल संबंधी चोटों का वर्गीकरण। पहला आपका बच्चों कोमल ऊतकों की चोटें और दूसरा आपका अस्थि व जोड़ों की चोटें।
अब जो कोमल उत्तकों की चोटें होती है वो आपके होती है इतने प्रकार की, रगड़ या छिलना। कोमल को आप ऐसे याद रख सकते हो, ये बाहरी चोट है बच्चों, ठीक है, ये बाहरी है आपका, और ये जो आपका, ये आपका आंतरिक चोट है, ठीक है, समझे आप। तो बाहरी चोट में क्या है, कोमल उत्तकों की चोटों में रगड़ या छिलना, आपको रगड़ लग जाए, छिल जाए आपका पाँव, कंट्यूशन, खरोच, चीरा, मोच, खिंचाव। और अस्थि व जोड़ों की चोटों में क्या है, जोड़ों का विस्थापन, अस्थि भंग टूटना। अस्थि भंग टूटना ये भी आपका 5 प्रकार का होता है, कच्ची अस्थि भंग, बहुखंड अस्थि भंग, आड़ा तिरछा अस्थि भंग, तिरछा अस्थि भंग और पचड़ी अस्थि भंग, ठीक है, समझते हैं सबको। देखो पहला आपका कोमल उत्तकों की चोट, यानी ये जो ये बाहरी चोट होती है बच्चों, ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है। पहला आपका रगड़ या छिलना, ठीक है, रगड़ या छिलना त्वचा की चोट होती है। रगड़ या छिलना जो है त्वचा की चोट होती है। रगड़ या छिलना किसी उपकरण के साथ रगड़ने से होता है। जैसे मान लो कोई खेल में उपकरण है, उसके साथ आपका पाँव रगड़ा गया, तो आपको ये जैसे चित्र के मानो जैसे, तो ये रगड़ा हुआ है, ठीक है, छिल गया आपका, ठीक है, तो ये रगड़ या छिलना चोट हो जाएगा, आपको दिख सकता है, ठीक है। अब रगड़ या छिलना को ठीक करने का उपाय क्या क्या है, सबसे पहले प्रभावित सतह कुछ पानी से साफ कर लें, फिर जो है साफ कपड़े से जो है, जो जहाँ पे चोट लगा है वहां पे जो है धूल कणों को साफ कर, मतलब पूरा पहले साफ कर ले कपड़े से, पानी से। इसके बाद जो प्रभावित भाग को एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। और यदि चोट ज़्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चोट ज़्यादा गंभीर तो आप डॉक्टर के पास जाइए, यदि चोट हल्का फल्का है तो जो है आप साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए, आपको चोट सही हो जाएगा। कंट्यूशन, देखो कंट्यूशन क्या है, कंट्यूशन मांसपेशियों की चोट होती है। इस प्रकार की चोट किसी खेल या किसी खेल उपकरण या किसी अन्य वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से टकराने से लगती है। मान लो ये कोई एक स्टेडियम सा है, यहाँ पे मान लो आपका पाँव टकरा गया स्पीड में, तो आपको ये कंट्यूशन हो सकता है। यहाँ पे जो है मांसपेशी चोट होती है, पूरा आपका ये जो है खून से जम जाएगा आपके पाँव में, ठीक है। अब कंट्यूशन को ठीक करने के उपाय, मतलब कंट्यूशन को ठीक करने का क्या उपाय है, कंट्यूशन के स्थान पर कंट्यूशन के स्थान पर जो है तुरंत जो है आपको पानी या बर्फ द्वारा दबाव का प्रयोग करना चाहिए। पानी या जो बर्फ होता है उसके द्वारा जो आपको प्रेशर लगाना चाहिए। सूजन की स्थिति में जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और जो है डॉक्टर के अनुसार दवाई भी लेनी चाहिए। सूजन की स्थिति में जो है वो डॉक्टर की सलाह लेंगे, और डॉक्टर के अनुसार जो है हम दवाई भी ले सकते हैं, ठीक है। कंट्यूशन के पुनर्वास के लिए लचक संबंधी व्यायाम करना चाहिए। कंट्यूशन से यदि आप मतलब आपको रिलीफ पाना, छुटकारा पाना, तो आपको जो है लचक संबंधी आपको व्यायाम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपको बच्चों खरोच, देखो इस प्रकार की चोटें किसी नुकीली अथवा तेज धार की वस्तु से त्वचा के अनियमित रूप से टकराने के कारण, कटने के कारण जो लगती है। इस प्रकार की चोटों में अधिक रक्तस्राव नहीं होता, और इन चोटों के पूरी तरह ठीक होने के बाद भी खुदरे निशान का शरीर पर रह जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि आपका मान लो कोई कठोर सा नुकीली सतह है, उस पर आपका हाथ जो है वो छिला गया, खरोच लग गया, तो ये इस प्रकार चोट होता है। खरोच नहीं छिला जाना हाथ को, ठीक है, पूरा छिला जाएगा। अब खरोच को ठीक करने का क्या उपाय है, पहला क्या कि सबसे पहले आपको रक्त के भाव को रोकने का प्रयास करना है। फिर आपको रक्त के भाव को रोकने के बाद खरोच को डिटॉल से अच्छी तरह साफ करके उसके बाद जो है एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देना चाहिए। खरोच को निसंक्रित पट्टी से लपेट देना चाहिए। अब खरोच को जो है एक मेडिकल पट्टी आती है, उससे आप लपेट दो, फिर वो सही हो जाएगा। यदि खरोच बहुत ज़्यादा गंभीर है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बच्चों आपका चीरा, ठीक है, देखो चीरा तेज किनारों वाली वस्तुओं आदि से लगने के कारण होता है। चीरे के कारण धमनियां या सिराएं भी कट जाती है, जिसके कारण तेज रक्त का स्राव होता है, यानी तेज आपका ब्लड बहेगा। चीरा में क्या होता है, मान लो कोई तेज नुकीली चीज है, उससे आपका पूरा मांस ही कट गया, नस भी कट गया, तो बहुत ज्यादा आपके शरीर से रक्त बहेगा, ठीक है। चीरा को ठीक करने के उपाय, यदि घाव गहरा नहीं हो तो थोड़े देर रक्त को बाहर आने देना चाहिए ताकि कीटाणु भी बाहर आ जाए। यदि घाव आपका ज्यादा गहरा ना हो तो रक्त को थोड़ी देर बाहर आने देना चाहिए ताकि जो कीटाणु बाहर आ जाए। फिर घाव को डिटॉल से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद घाव पर रुई का टुकड़ा रखकर पट्टी बांध देना चाहिए, ठीक है। यदि घाव जो काफी गहरा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बच्चों आता है आपका मोच, यह लिंगामेंट की चोट होती है। मोच अधिक खिंचाव वाले लिंगामेंट के फटने के फलस्वरूप होती है। सामान्यतः मोच कोहनी के जोड़ या टखने की जोड़ पर होती है। इसमें क्या होता है ना कि मोच, देखो आप मान लो खेल रहे हो, तो मतलब खेलते खेलते आपको चोट लग गया, मतलब आपका पाँव मुड़ गया अचानक, तो आपको मोच सा हो जाएगा, ठीक है, मोच ही चोट हो जाएगा। अब मोच को ठीक करने का उपाय क्या है, देखो मोच को ठीक करने के लिए प्राइज तथा माइस का प्रक्रिया, मोच को ठीक करने के लिए प्राइज तथा माइस की क्रियाओं प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, ठीक है। प्राइज और माइस, इसको मैं आपको आगे बताऊं क्या है प्राइज और माइस। देखो प्राइज और माइस, देखो PRIC, देखो प्राइज है नहीं, PRIC, देखो P से प्रोटेक्शन, R से आराम, I से बर्फ, C से कंप्रेसर और E से एवोल्यूशन। और माइस में क्या, M से मोबिलाइजेशन गतिशीलता, I से आइस बर्फ, और C से कंप्रेशन या दबाव, और E से एवोल्यूशन यानी ऊपर उठाना। इन दोनों को समझते विस्तार से। पहले हम बच्चों प्राइज को समझते, PRICE, ठीक है। प्राइज को देखो, पी से आपको क्या होगा, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा।
चोटग्रस्त हिस्से को तुरंत सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। मान लो आपको मोच लग गया, ठीक है, मोच आपको लगे कहीं पे, तो आपको जो है चोटग्रस्त जो हिस्से, आप देख सकते हो ये पराइजोमाइस है, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है पराइजोमाइस का। अब इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, देखो ये पहला क्या, पीछे पराइज, मान लो आपको मोच लग गया है, तो चोटग्रस्त इससे मतलब पहले जो आपको सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा मतलब कैसे कि जो है आपको उसको हिला डुला नहीं करना, आपको वही स्थिर रखना, ठीक है। आर से रेस्ट, आपको आराम लेना चाहिए, ठीक है। चोटग्रस्त हिस्से को बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए और उन्हें पूरा आराम देना चाहिए। आई से आइस यानी बर्फ, चोटग्रस्त हिस्से पर बर्फ का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है रक्तस्राव और सूजन को कम किया सके। जो आप जहां भी आपको चोट लगा है वहां पे बर्फ का प्रयोग करेंगे, जिससे जो है सूजन को कम कर सकते हैं, ठीक है। सी से कंप्रेसर यानी दबाव, चोटग्रस्त हिस्से के आसपास एक मजबूत पैड लगाकर उस पर स्ट्रेप लगाकर इस प्रकार लगाना चाहिए कि चोटिल क्षेत्र में अधिक दबाव ना हो, ठीक है। मतलब चोटिल क्षेत्र में दबाव ना पहुंचे, उसको आप उसको सेव करना है जहाँ पे चोट लग गया, ठीक है। मान लो आपको पाँव में चोट लग गया तो उस एरिया को सेव करना, ज्यादा उसको हिला डुला नहीं करना। ई से एलिवेशन, एवुलेशन, ठीक है, चोट गए ऊपर उठाना, एलिवेशन यानी ऊपर उठाना, चोट गए हिस्से को तकिए के ऊपर तथा हृदय के स्तर से थोड़ा जो है ऊपर रखना चाहिए ताकि जो है सूजन कम हो सके। आपको थोड़ा उठा के रखना चाहिए चोट गए हिस्से को ताकि जो सूजन को कम किया जा सके। ये प्राइस था बच्चों, आप समझते हैं माइस यानी MICE, ठीक है। देखो एम से मोबिलाइजेशन यानी गतिशीलता, चोटग्रस्त हिस्से को धीरे धीरे जो है गति के मध्य सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, मतलब धीरे धीरे गति में लाने का प्रयास करना चाहिए। आई से आइस यानी बर्फ, बर्फ के साथ उपचार लगभग एक सप्ताह तक करना चाहिए। बर्फ के साथ जो है उपचार आपको लगभग 1 वीक तक करना चाहिए। सी से कंप्रेसर यानी दबाव, इसे कुछ दिनों तक जारी रखने के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब कुछ दिन तक उसको करना है, उसके बाद जो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसे आपका एलिवेशन यानी ऊपर उठाना, जब तक सूजन समाप्त ना हो, मतलब जब तक वो सूजन समाप्त ना हो जाए तब तक प्रभावित अंग को ऊपर उठाए रखें। मतलब जो सूजन है बच्चों आपका, वो जब तक आपका समाप्त नहीं हो तब तक जो है आपको प्रभावित जो अंग है ना उसको आपको ऊपर ही उठा के रखना है, ठीक है। ये मोच को ठीक करने का हो गया बच्चों आपका। अगला आता है आपका खिंचाव, ठीक है। देखो खिंचाव भी मांसपेशी की चोट होती है, जो खिंचाव होता है बच्चों ये भी आपका मांसपेशियों को चोट होता है। खिंचाव साधारण या असाधारण भी हो सकता है। खिंचाव जो बच्चों आपका साधारण भी हो सकता है और असाधारण भी हो सकता है। कई बार खिंचाव के कारण पूरी मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है। कई बार क्या होता है खिंचाव के कारण आपकी पूरी मांसपेशी मतलब खराब सी हो जाती है, फट सी जाती है, जिसके कारण उस हिस्से को हिलाना भी असंभव हो जाता है। मतलब अब मान लो पाँव में व्यक्ति को चोट लग गया तो पूरा मतलब खिंचाव सा हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में खिंचाव वाली जगह पर असहनीय दर्द भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा आपको दर्द भी हो सकता है, ठीक है। देखो खिंचाव को ठीक करने का उपाय, यानी खिंचाव को आप किस प्रकार ठीक कर सकते हो। देखो खिंचाव के उपचार के लिए अधिकतर प्राइज का प्रयोग किया जाता है। प्राइज यानी आपको इससे पहले मैंने आपको बता दिया प्राइज का प्रक्रिया, पी से प्रोटेक्शन, आर से आराम, आई से फिर बर्फ लगाएंगे, फिर दबाव करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। देखो प्राइज यानी पी से प्रोटेक्शन, जो चोट गए आपका हिस्सा है उसको तुरंत जो है सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। आपने पढ़ी लिया इससे पहले, रेस्ट है उसको आराम देंगे, आई से बर्फ देंगे, फिर जो है दबाएंगे, फिर जो है ऊपर उठाएंगे जब तक वो सही ना हो जाए, ठीक है। जो जो चोटग्रस्त हिस्सा है उसको ऊपर उठा कर रखेंगे। अब आता है बच्चों अगला टॉपिक, अस्थि व जोड़ों की चोटें। जो अस्थि होती है यानी हड्डी और जो जोड़ होते हैं, ठीक है, ये आपका आता है अंदरूनी चोटों में। ये चोट जो है ना आपको दिखेगा नहीं, ये आपका अंदरूनी चोट होता है, ठीक है। पहला आपका होगा जोड़ों का विस्थापन। ये जोड़ों का विस्थापन आपका 3 प्रकार का होता है, आगे समझेंगे। देखो पहले आपके अर्थ समझो जोड़ों का विस्थापन। देखो जोड़ों का विस्थापन खेलों के दौरान लगने वाली मुख्य चोट है, मतलब बहुत ज्यादा चोट लगती है खेलों में, आम चोट है, ठीक है। वास्तव में ये जुड़ी हुई, ठीक है, वास्तव में क्या है ये जुड़ी हुई अस्थियों के जोड़ की सतहों का विस्थापन होता है। देखो क्या होता है मनुष्य के शरीर में बहुत सारे जोड़, जैसे पाँव का जोड़, हाथ का जोड़, मान लो मनुष्य का हाथ टूट गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो उसको हम जोड़ों का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ों का विस्थापन जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला आपका है निचले जबड़े का विस्थापन। देखो सामान्य तो ये तब होता है जब थोड़ी किसी वस्तु से जोड़ छिड़ा जाए। देखो ये क्या निचले जबड़े का विस्थापन। देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये जो थोड़ी होता है मनुष्य का, ये किसी सतह से बहुत तेजी से टकरा गया तो उसका जो ये पूरा मतलब विस्थापित हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा पर निचले जबड़े का विस्थापन। दूसरा आपका कंधे के जोड़ का विस्थापन। अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी कंधे का जोड़ का जो विस्थापन हो जाता है। मान लो कोई टाइल्स ऑफ सतह है, ठीक है, वहां पे मान लो एक मंजिल से गिर गए नीचे, ठीक है, गिरोगे आप तो क्या, मान लो कोई बच्चा गिर जाता है, कोई मान लो सपोज डेट, मान लो कोई गिर गया तो क्या है उसका जो कंधा मान लो सतह से टकराएगा ना तो उसके कंधे के जोड़ का विस्थापन हो जाएगा। मान लो ये नॉर्मल कंधा है और जब ये कंधे का विस्थापन होता है तो हड्डी पूरी बाहर से आ रही है, ठीक है, ये पूरा हड्डी बाहर जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तीसरा आपका कूल्हे का जोड़ का विस्थापन, ठीक है। अचानक ही अधिक शक्ति लगने के कारण कूल्हे के जोड़ का विस्थापन होता है। मान लो आप बहुत ज्यादा शक्ति लगा काम कर रहे हो, कूल्हे मतलब होता है बच्चों आपका जो घुटने के ऊपर कैसे होता है जांग,
जिसको हम जांग भी कहते हैं, वो आपका कूला होता है, तो उसका विस्थापन आपका हो जाता है, तो ये कूले का विस्थापन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो जोड़ों के विस्थापन को ठीक करने का उपाय। ये जो हड्डी टूटते हैं, जोड़ों का विस्थापन होता है, 3 प्रकार आपने पढ़ा, इसका उपाय क्या क्या है। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिना किंतु परंतु सोचो। अपना किसी को चोट लग गया, सीधे गाड़ी करो, हॉस्पिटल चले जाओ, सीधे डॉक्टर के पास, कुछ सोचना नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाओ। और सूजन को नियंत्रित करने के लिए जोड़ के विस्थापित भाग को बर्फ लगाएं। और जो सूजन होता है ना बच्चों, उसको नियंत्रित करने के लिए जो आपको बर्फ लगाना पड़ेगा। यदि मान लो आप कभी हॉस्पिटल में गए होगे, आपका मान लो कोई घर में किसी को चोट लगा होगा, तो वहां पे डॉक्टर भी कहते हैं कि बर्फ ले लो और बर्फ लगाओ जहाँ पे चोट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बर्फ से सूजन को कम किया जा सकता है। सूजन कम होगा तभी तो जो है फ्रैक्चर में जो पट्टी वगैरह लगा सकते हैं, प्लास्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय हो जाता है। ठीक है, जोड़ों के विस्थापन को ठीक करने का। अब आता है आपका अस्थि भंग टूटना। इसमें क्या होता है, आपकी अस्थि टूट जाएगी। ठीक है, वो तो आपका इससे पहले फ्रैक्चर था, अब ये मतलब सॉरी इससे पहले जो आपका मतलब फ्रैक्चर था, मतलब मुड़ जाएगा हड्डी। ठीक है, लेकिन ये जो अस्थि भंग टूटना है, इसमें आपकी हड्डी टूट जाएगी। ये बहुत लंबा केस हो जाता है। देखो, हड्डी टूटने को आमतौर पर फ्रैक्चर कहते हैं। हड्डी यदि आपका टूट जाता है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। देखो, अस्थि भंग के प्रकार, मतलब अस्थि भंग यानी अस्थि यानी हड्डी, भंग यानी टूटना, यानी अस्थि कितने प्रकार से टूट सकती है। तो बच्चों ये आपकी 5 प्रकार से टूट सकती है। पहला आपका कच्ची अस्थि भंग, दूसरा आपका बहुखंड अस्थि भंग, तीसरा आपका आड़ा तिरछा अस्थि भंग, चौथा आपका तिरछा अस्थि भंग, और 5वां आपका पचड़ी अस्थि भंग। ठीक है, इन 5 को समझते हैं विस्तार से। पहला आपका कच्ची अस्थि भंग। इसमें क्या है कि आपकी हड्डी को कच्ची होती है, टूट जाती है। देखो, इस प्रकार के अस्थि भंग में सामान्यतः बच्चों में देखे जाते हैं। ये जो अस्थि भंग होता है ना बच्चों, ये बच्चों के अंदर देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी मांस अस्थि बहुत ज्यादा जो मुलायम होती है। बच्चों की जो हड्डी होती है बच्चे बहुत ज्यादा कोमल होती है, मतलब कच्ची टाइप की होती है, तो उनमें जो ये जो कच्ची अस्थि भंग वो देखा जाता है। ठीक है, अब देखो कच्ची अस्थि भंग को ठीक करने का उपाय। इस प्रकार के अस्थि भंग को जो चोटी जो सतह है वहां पे प्लास्टर करने की जो है सहायता करेंगे। ठीक है, मतलब प्लास्टर करेंगे, जिससे जो है वहां पे जो इसको स्थिर कर सकें। ऐसा करने से ये प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाएगा, मतलब प्लास्टर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। प्रति उत्तेजनात्मक दवा का भी जो है अस्थि भंग की जगह पर वही सूजन कम कर सकता है। मान लो जो उत्तेजनात्मक दवा होता है वो भी सूजन कम कर सकता है। मतलब उत्तेजनात्मक का मतलब होता है बच्चों कि जो सूजन को कम करने दवा आता है ना, उससे भी सूजन कम हो जाएगा। दर्द निवारक दवा दर्द को कम करता है। मान लो बच्चों को दर्द है तो उसको हम दर्द की दवा दे देंगे, दर्द से हो जाएगा। इस प्रकार के अस्थि भंग को ठीक होने में लगभग 8 सप्ताह लगता है। आप बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि हड्डी वड्डी किसी की टूटती है हड्डी वगैरह, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा खींचता है, बेचारा परेशान हो जाता है। किसकी हड्डी टूट रही है ना, वो परेशान ही रहेगा हमेशा, क्योंकि 8 सप्ताह समझते तो बच्चों 2 महीना, यानी 2 महीने तक तो वो इस हॉस्पिटल पर रहेगा, बेड पर लेटा रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत लंबा केस हो जाता है ये हड्डी वाला। ठीक है, अब आता है आपका बहुखंड अस्थि भंग। इसमें क्या क्या आपकी हड्डी ना बहुत ज्यादा खंड में, मतलब बहुत ज्यादा टूट जाएगी, इधर से उधर से इधर, मतलब बहुत ज्यादा टुकड़े में टूट जाएगी। जब एक अस्थि 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो इसे हम बहुखंड अस्थि भंग कहते हैं। मान लो कोई एक पांव की हड्डी वो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट गई तो इसको हम बहुखंड अस्थि भंग कहेंगे। इस प्रकार के अस्थि भंग मुख्यतः साइकिल दौड़ या मोटरसाइकिल की दौड़ के दौरान होती है। मान लो कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, उसका मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जो इस प्रकार की हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और देखो, बहुखंड अस्थि भंग को ठीक करने का क्या उपाय है। तो इस प्रकार के अस्थि भंग में जो है अस्थियों के कई टुकड़े हो जाते हैं, आपको पता ही है। इस प्रकार के अस्थि भंग को ठीक करने का एक अस्थि भंग क्षेत्र के ऊपर व नीचे, देखो इस क्या है कि इस प्रकार के अस्थि भंग को ठीक करने के लिए अस्थि भंग क्षेत्र के ऊपरी व निचले भाग को स्थिर करने के लिए प्लास्टर कर देंगे। वह खप्तियों की सहायता ली जानी चाहिए ताकि दर्द की स्थिति में जो है दर्द निवारक दवा देनी चाहिए। मान लो व्यक्ति को दर्द भी है तो उसको हम दर्द की दवा भी दे देंगे। ठीक है, अब देखो आड़ा तिरछा अस्थि भंग। इसमें क्या है ना, हड्डी मान लो सीधी है, उल्टी पुल्टी टूट जाएगी, मतलब आड़ा तिरछा अस्थि भंग हो जाएगी। ठीक है, देखो यह रीढ़ की अस्थियों में से एक अस्थि के भाग का टूटना। देखो, यह रीढ़ की अस्थियों में से एक अस्थि के भाग का टूटना होता है। अधिकतर ये चोटें रीढ़ की अस्थि के ऊपरी मध्य भागों में तथा पीठ के नीचे के भागों में होती है। मतलब मान लो रीढ़ की हड्डी है, वो मतलब यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, मतलब उल्टा पुल्टा आड़ा तिरछा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आड़ा तिरछा अस्थि भंग। अब आता है आपका तिरछा अस्थि भंग, हड्डी तिरछी टूटेगी, ऐसे तिरछी टाइप की टूटेगी। ठीक है, इस प्रकार के अस्थि भंग में अस्थियां तिरछी आकार में टूटती है। इस प्रकार के अस्थि भंग जो है आमतौर पर जो है गिरने या किसी से जोर से टकराने पर होता है। मतलब ये जो अस्थि भंग है आपका, यदि आप कहीं गिर जाते हो या फिर किसी सतह से जो बहुत जोर से टकराते हो तो जो आपको ये अस्थि भंग जो है ये हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों आपका पचड़ी अस्थि भंग। देखो, जब किसी टूटी हुई अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है तो इसे पचड़ी अस्थि भंग कहते हैं। जैसे मान लो आपका ये पांव का हड्डी था, ये मान लो आपका टूट गया, टूटने के बाद जो है ये जो है आपका मतलब दूसरे नीचे वाले पाँव में घुस गया, तो क्या ये पचड़ी अस्थि, मतलब एक हड्डी टूट के दूसरी हड्डी में घुस जाता है
तो इसको हम पचड़ी अस्थिभंग कह देते हैं। अब देखो पचड़ी अस्थिभंग को ठीक करने क्या क्या उपाय है, ठीक है, यानी पचड़ी अस्थिभंग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो आपको समझना है। यदि पचड़ी अस्थिभंग की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। यदि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो पचड़ी अस्थिभंग की तो ऑपरेशन द्वारा जो है इस अस्थिभंग को ठीक कर सकते हैं। हालांकि पचड़ी अस्थिभंग की स्थिति बहुत गंभीर नहीं होगी ना, तो जो है चोटग्रस्त हिस्से में जो है एक खपती या स्लिंग टूटी हुई अस्थि को पकड़कर सही स्थिति में रखना काफी होता है, ठीक है। ऐसा करने से टूटी हुई अस्थि जो है अपने आप ठीक हो जाएगी और जो इसके उपचार के लिए स्थिरीकरण ही काफी होता है। मतलब आपको हिला डुला नहीं, पाँव को आपका जहाँ आपको चोट लगा है आपको उसी सतह को हिला डुला नहीं करना है, स्थिर रखना है, आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों आपका आता है खेल चोटों से बचाव के आप आपने इससे पहले पढ़ा कि इतने प्रकार के चोट खेल में लगते हैं। अब जो खेल है ना, तो खेल चोटों से बचाव के सुझाव, यानी ऐसे कौन कौन सुझाव है जिसमें जो मनुष्य को खेल में चोट ही ना लगे, ऐसे सुझाव का मतलब इन बातों को मनुष्य फॉलो करेगा तो मनुष्य को जो चोट खेल में नहीं लगेगा। पहला क्या है कि खेल कौशल का उचित ज्ञान। पहले मनुष्य को खेल के बारे में उचित जानना पड़ेगा, ज्ञान रखना पड़ेगा। उचित खेल सुविधा, मनुष्य के अंदर जो है खेल मतलब जो खेल की सुविधा है मनुष्य को अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग, जो भी सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सेफ्टी के उपकरण होते हैं उसका प्रयोग करके खेलना चाहिए, ठीक है, ताकि चोट न लगे। संतुलित आहार, मनुष्य को संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, मतलब अच्छा खाना खाना चाहिए। और खेल नियमों का पालन, जो भी खेल के नियम है उसको अच्छे से पालन करना चाहिए, तब जो है मनुष्य का जो चोट नहीं लगेगा खेल में, ठीक है, समझ गया आप, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा खेल चोटों से बचाव के सुझाव। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से जॉब का एग्जाम होगा 12 मार्च 2024 को, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का। इसके लिए मेरी तरफ से जो आप सभी को बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपका एग्जाम जो बहुत ही अच्छा जाए, आपके नंबर अच्छा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।